सच्ची कहानियों पर आधारित ये केस उन 10 मर्डर्स पर बेस्ड है जिन्हें ऑलमोस्ट कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। बट इस मूवी के रिलीज होने के 16 साल बाद फाइनली उस मर्डर को पकड़ लिया गया, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी के लिए इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1986 में, जहाँ पर एक गाँव जैसी जगह पर पहली बार एक मर्डर होती है और पुलिस को वो बॉडी मिलती है एक नाली के अंदर, जिसकी स्मेल की वजह से शायद लोगों ने कंप्लेन किया होगा। साथ ही इन्हें वहीं पर कुछ जूतों के निशान भी मिलते हैं, बट एक ट्रैक्टर की वजह से वो निशान भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिससे पुलिस के हाथ एकमात्र लगा सबूत भी मिट जाता है। और रही बात इस मर्डर के सस्पेक्ट्स की, तो वो तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट किसी के खिलाफ भी पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता जब तक कि एक दूसरा मर्डर नहीं होता। और इस मर्डर के लिए भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, बट सेम उसी ऑफिसर की वाइफ उसे एक बात बताती है कि एक ओल्ड लेडी का पीछा एक पर्सन कर रहा था। और ये बात सुनकर इस ऑफिसर के कान खड़े हो जाते हैं, इसलिए ये उसके बारे में और भी बातें जानने के बाद ठीक उसी पर्सन को पकड़ने के लिए जाता है, जो कि निकलता है एक मेंटली इमेच्योर पर्सन। बट डिटेक्टिव को तो ये केस सॉल्व करना होता है, इसलिए ये उसे पूछताछ करने के लिए ले जाता है, जहाँ पर उसका दूसरा साथी उसे मारने पीटने लगता है ये सब कुछ कबूल करवाने के लिए। इवन तो इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता, बट फिर भी ये उसे फोर्स कर रहे होते हैं ये सब कुछ मानने के लिए, जो कि सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस टाइम पीरियड में पुलिस काफी बदनाम होती है निर्दोषों को पकड़कर उन्हें मारने पीटने के लिए और गलत इल्जाम लगाकर उन्हें अरेस्ट करके भी ले जाती है, इसलिए हमें वो पार्ट भी इस मूवी में देखने को मिलेगा। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है थाने के बाहर, जहाँ पर एक लेडी डरी सहमी हुई अपने घर की ओर जा रही होती है, क्योंकि उसके ठीक पीछे आ रहा होता है एक पर्सन। और 2 मर्डर्स होने के बाद तो हर कोई डरा होता है उस गाँव में, और जैसे ही वो पर्सन रास्ता पूछने के लिए इसे आवाज लगाता है तो वो और भी डर जाती है और डर के भागने लगती है, जो कि रोड के साइड में फिसलकर गिर जाती है। और ठीक यहीं पर आता है ऑफिसर पार्क, जो कि वहां से बाय चांस गुजर रहा होता है और इसे वही क्रिमिनल समझकर उसे मारना पीटना चालू कर देता है, जो कि असल में निकलता है एक डिटेक्टिव, जो कि सेम उसी केस के लिए वहां पर आया होता है। और इस ऑफिसर का नाम होता है डिटेक्टिव टेहुन, जो कि देखता है कि ऑफिसर पार्क जूते लेकर ठीक उसी मर्डर साइट पर जाता है और वहां पर ले जाकर उसके प्रिंट्स बनाता है, और ये जूते होते हैं ठीक उसी पर्सन के जिसको इसने पकड़ा होता है। इन शॉर्ट ये फेक सबूत अरेंज कर रहा होता है ताकि उसके अगेंस्ट ये सबूत इकट्ठा कर सके, जो कि अभी भी यही कह रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए ये उसकी दिमागी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उसे कन्फेशन करवाते हैं उस लड़की के बारे में। और गाँव साइड मोस्टली हर कोई किसी न किसी के बारे में जानता होता है, इसलिए ये भी उसके बारे में थोड़ा बहुत बातें बताने लगता है, बट ये एग्जैक्टली वो नहीं कहता जो कि ये ऑफिसर सुनना चाहते हैं। आखिर एक इनोसेंट बंदा कहेगा क्या। तो वही टेहुन यहाँ पर आते ही उस केस को बॉटम से देखने लगता है कि उन दोनों की बॉडीज कहाँ पर मिली थी और कितने दिनों के बाद और कितने डिस्टेंस पर, और इसी तरह से वो बारीक से बारीक डिटेल्स को देखने लगता है ताकि वो जान सके कि पुलिस ने जिसे पकड़ रखा है वो रियल में एक किलर है भी या नहीं। और अगले दिन ये अपनी बात एक सीनियर ऑफिसर को बताता है कि वो पर्सन क्रिमिनल हो ही नहीं सकता, वो ये मर्डर कर ही नहीं सकता फॉर सम रीजन। बट ये ऑफिसर उसकी बात सुनने से मना कर देता है और ये कन्फेशन के लिए वीडियोग्राफी करवाने लगता है कि ये सब उसने कैसे किया होगा। और ठीक यहीं पर उसका डैड जोर से चिल्लाने लगता है कि उसका बेटा निर्दोष है, और ये भी फुल टू इमोशनल होकर यही सारी बातें मीडिया के सामने कहता है, जिसकी वजह से पुलिस पर काफी आरोप लगते हैं। इवन ये एक निर्दोष को जानबूझकर फंसाने के लिए इन पर केस भी किया जाता है, जिसका रीजन बहुत ही क्लियर होता है कि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता उस पर्सन के अगेंस्ट। और अब कहानी यहाँ से काफी सीरियस नोट में आगे बढ़ने वाली है, तो मैं थोड़ा सा मर्डर के बारे में बता दूं। अब तक 2 मर्डर्स हो चुके होते हैं और दोनों ही मर्डर बारिश वाले दिन हुई होती है। साथ ही उन दोनों विक्टिम्स ने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है, जिनको मारने के बाद वो किलर उनके अंडरवियर्स को उनके सर पर पहना देता है। एंड यस, पुलिस को रेप के भी सबूत मिले होते हैं। तो वहीं टेहुन के अनुसार यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 मर्डर्स हुए होते हैं, और ये उसे एक मिसिंग लड़की की रिपोर्ट दिखाता है, जिसने भी सेम ही रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है और वो भी सेम बारिश वाले दिन गायब हुई होती है। और अपने सीनियर से ये कहता है कि अगर उसे कुछ पुलिस फोर्स दी जाए तो वो उस लड़की की बॉडी 2 दिन में ही ढूंढ लेगा। और एग्जैक्टली वो ऐसा ही करता है बिना टाइम को आए। बट जब तक इन्हें उस लेडी की बॉडी मिलती है तब तक वो काफी ज्यादा सड़ गई होती है। बट इसके साथ भी सेम ही किया गया होता है, जिसमें रेप की भी पुष्टि हो जाती है। और कुछ दिनों बाद जब एक बार फिर से बारिश होती है तो ये एक जाल बिछाते हैं उस पर्सन को पकड़ने के लिए, जिसमें एक लेडी ऑफिसर एक रेड कलर की ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसके सेफ्टी के लिए एक ऑफिसर भी होता है जो कि उस पर नजर रखे होता है। इसलिए शायद वो किलर इन सब को देखकर उस पर अटैक नहीं करता। और कुछ देर के लिए जब ये ऑफिसर एक जगह पर रुकती है तो ठीक वहीं पर
दो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि उनसे काफी फ्रेंडली होकर बातें करने लगते हैं और उन्हें एक रूमर के बारे में बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक आउट हाउस है जहाँ पर एक अजीब सा पर्सन रहता है और सिर्फ वो रात को बाहर आता है, इसलिए इनके हिसाब से वही वो मर्डर हो सकता है। बट ये लोग उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें बच्चा समझकर उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक फैक्ट्री की तरफ जहाँ से एक लेडी बाहर आती है और फैक्ट्री से कुछ दूर बाहर आई होती है कि उसे एक विसल की आवाज सुनाई देती है खेतों से, जिसे सुनकर ये थोड़ी सी डर जाती है और टॉर्च लेकर जब ये खेत की ओर देखने लगती है तो उसे कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। जिसके बाद जब ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो किलर वहाँ से बाहर निकलकर उसे मार डालता है। और अब तक की ये चौथी मर्डर होती है और इन सब में एक और कॉमन चीज होती है म्यूजिक, कि जब भी एक सैड लेटर्स नाम का एक गाना रेडियो पर बजता है तो एक मर्डर जरूर होता है। और अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि ये सब कोई लेटर भेज के रेडियो के जरिए ये गाना बजवाता है और अगर ये लोग उस लेटर को ढूंढ ले तो शायद इन्हें कोई लीड मिल जाए। तो वहीं ऑफिसर पार्क के अनुसार ये सब कोई ऐसा पर्सन कर रहा होगा जो कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को शेव करता हो और इसी की वजह से उन्हें मर्डर साइट पर कोई भी बाल नहीं मिले। ये एक कम्प्लीटली बेसलेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट स्टिल ये उसी के बेस पर एक पब्लिक बाथ हाउस में जाता है जस्ट टू चेक कि अगर किसी पर्सन ने अपने प्राइवेट पार्ट्स को शेव किया हो। तो वहीं टेहुन उस रेडियो स्टेशन में जाता है ताकि वहां से वो उस रेडियो को ला सके, बट यहाँ पर तो लेटर्स की जैसे बौछार हुई होती है जिनमें से कुछ को तो उन्होंने जला भी दिया होता है, इसलिए इसके हाथ वो लेटर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो वह क्रिमिनल को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव पार्क तंत्र मंत्र का भी सहारा लेता है, जिसमें से कोई बाबा इन्हें बताता है कि अगर वो एक रिचुअल परफॉर्म करेगा तो उस किलर का चेहरा एक कागज पर अपने आप बनकर सामने आ जाएगा। जो कि जब ऐसा करने के लिए ठीक उसी मर्डर साइट पर जाते हैं तो ठीक यहीं पर आता है टेहुन, जो कि शायद उस मर्डर साइट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होगा और इसे एक आवाज सुनाई देती है किसी के आने की, जिससे ये वहीं पर छुप जाता है। और कुछ देर बाद ठीक वहीं पर आता है एक पर्सन जो कि अपने पॉकेट से वुमन के अंडरवियर्स निकालकर उन्हीं के ऊपर मास्टरबेट करने लगता है, जो कि जैसे ही इन्हें देखता है तो वो अपनी सारी ताकत लगाकर वहां से भागने लगता है। और ये सब भी ठीक उसी के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने, जो कि उसे हर तरफ दौड़ाते हैं और जैसे ही इन्हें लगता है कि वो पर्सन उनके हाथ से निकल गया तो ठीक वही पर्सन उन्हें भागता हुआ नजर आता है फैक्ट्री की ओर, जहाँ पर उसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा होता और सभी लोगों ने सेम ही तरह के यूनिफॉर्म पहनी होती है, बट उसके अंडरवियर के कलर के बेस पर ये उसे धर ही लेते हैं। जिसे जब इन सब के बारे में पूछताछ की जाती है तो ये कहता है कि वो डर गया था कि कोई जानवर उसके पीछे पड़ा है और उसके ये सब करने का रीजन होता है उसकी बीमार वाइफ। जिसे जब पुलिस ठीक उसी के घर में पूछताछ करने के लिए जाती है तो उन्हें कुछ अडल्ट मैगजीन्स मिलते हैं उसके घर में, बट इस पर्सन ने भी कोई भी मर्डर नहीं किया होता, बट ये लोग उसे भी इंटेंशनली ये सब कुछ मानने के लिए फोर्स करते हैं, जो कि डर की वजह से आधी अधूरी बात मान ही लेता है। तो वहीं टेहुन जाता है स्कूल उन लड़कियों से उस आउट हाउस वाली कहानी का पता लगाने, क्योंकि उनके हिसाब से उसी आउट हाउस के पास वो मर्डर रहता है, जिनमें से एक लड़की ये थोड़ी बहुत हेल्प भी करता है और सेम उसी जगह पर जाकर ये आसपास देखने लगता है जहाँ से बाहर आती है एक टीचर, क्योंकि ये जगह एक टॉयलेट भी होती है। बट इस ऑफिसर की सिचुएशन को समझकर ये उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं होती और उसे वो सारी बातें बताने लगती है जो कि उसने सुना होता है, जो कि इसे लीड करती है एक ठोस सबूत की तरफ, जो कि होती है एक लेडी जिसे भी उसी किलर ने अपना शिकार बनाया होता है, बट उसे जिंदा छोड़ दिया होता है उसका रेप करने के बाद। और ये उसे बताती है कि उसके साथ उस पर्सन ने क्या किया था और ये बातें बताती है कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि अगर उसने उसका चेहरा देखा होता तो वो उसे मार डालता। बट इसके पास से ये बात जरूर पता चलती है कि उस पर्सन के हाथ बहुत ही सॉफ्ट थे जैसे कि लड़कियों के होते हैं, और वापस आकर जब ये सेम उस पर्सन के हाथ को छूता है तो वो इतने सॉफ्ट नहीं होते, इसलिए ये उसे रिहा करने के लिए कहता है कि वो मर्डर नहीं है। जिस पर इन दोनों में ही लड़ाई शुरू हो जाती है कि वो कैसे ये कह सकता है कि वो मर्डर नहीं है, उसने इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा कह के। और एक बार फिर से वही गाना रेडियो पर बजता है और इस रात बारिश हो रही होती है, इसलिए सबको घर पर रहने के लिए कहा जाता है और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है इस बात को इंश्योर करने के लिए। बट इनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं और अगली सुबह इन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है जिसे भी सेम ही तरह से मारा गया होता है। बट इस बार अच्छी बात ये होती है कि इन्हें वो पोस्ट कार्ड मिल जाता है जिसने वो गाना रिक्वेस्ट किया था और उसी के एड्रेस के बेस पर ये जाते हैं ठीक उसी पर्सन के घर, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि वो पर्सन ठीक उसी फैक्ट्री में काम करता है जिसके आसपास वो सारी मर्डर्स हुई होती है और साथ ही इसका हाथ सॉफ्ट भी होता है जैसे कि उस लेडी ने बताया था। और सरप्राइजिंगली इसी के यहाँ पर आने के बाद ये सारी घटनाएं शुरू हुई होती है। लॉजिकली देखे तो ये सारी बातें चीख चिकर कर रही होती है कि यही वो क्रिमिनल है, बट इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता ये बात साबित करने का। और इसके साथ भी जब एक ऑफिसर मारपीट करता है तो उसका सीनियर भी उसकी जमकर धुलाई कर देता है,
क्योंकि पुलिस किसी के साथ भी मारपीट नहीं कर सकती। और इंडिया में तो ये एक क्राइम भी है कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसी थाने में आप FIR लिखवा सकते हैं उस ऑफिसर के अगेंस्ट। बट स्टिल बहुत सारे ऑफिसर्स मारपीट करते हैं, बस गलती उन लोगों से हो जाती है जो कि अपने अधिकार नहीं जानते और आवाज नहीं उठाते। नाउ बैक टू द स्टोरी। ये लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता उस पर्सन के अगेंस्ट। इसलिए ये पिछली कन्फेशन को ध्यान से सुनते हैं, जिनमें से एक में इन्हें कुछ लीड मिलती है और वो कन्फेशन होती है उस पागल पर्सन की जिसको इन्होंने पहले पकड़ा था। इसलिए ये उसके घर जाते हैं उससे पूछताछ करने, जहाँ पर वो पर्सन वहाँ पर नहीं होता, बट वो ऑफिसर वहाँ पर जरूर होता है जो कि सबको मारने पीटने के लिए बदनाम होता है। और शराब के नशे में ये अपना गुस्सा वहाँ पर मौजूद हर किसी पर उतारता है, इवन कि इस ऑफिसर को भी नहीं छोड़ता। और वो पर्सन जब वापस अपने घर आता है तो ये सब देखकर और भी हाइपर हो जाता है और उसे एक लकड़ी से मारता है, जिसमें से एक कील उसके पैर में चुभ जाती है। और इसके बाद तो ये और भी डर जाता है कि पुलिस उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो एक बार फिर से वहाँ से भागने लगता है। जैसे किसी तरह से जब पुलिस समझा बुझाकर मनाती है तो वो पर्सन निकलता है एक आई विटनेस जिसने ये सब कुछ होते हुए देखा होता है। और उसी पर्सन को जब इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो ये कुछ भी ठीक से बता नहीं पाता। और जब कुछ देर बाद वहाँ पर गाँव वाले आते हैं उसे छुड़ाने तो वो और भी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है सीधा पटरी की ओर, जिसकी ट्रेन में कटकर मौत हो जाती है और इनका एकमात्र आई विटनेस भी इनके हाथ से निकल जाता है, जिससे इन्हें मजबूरन उस पर्सन को छोड़ना पड़ता है क्योंकि पुलिस किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकती। बट फिर भी ये उसके पीछे ऑफिसर्स जरूर लगाते हैं ताकि वो उस पर नजर रख सके। और जैसे ही इनके हाथ उस डेड बॉडी से स्पर्म के ट्रेसेस मिलते हैं तो इन्हें मिलता है एक होप, क्योंकि अगर वो स्पर्म का DNA उस पर्सन के DNA से मैच करता है तो ये सब कुछ साबित हो जाएगा। बट वो टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं होती, इसलिए ये उस सैंपल को अमेरिका भेजते हैं, जिसके ऐसा करने के कुछ दिनों बाद वो पर्सन उनके हाथ से निकल जाता है। मतलब कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गया, जैसे कि वो इनकी आंखों के सामने से ही गायब हो गया हो। और उस रात भी एक मर्डर होती है और इस बार उस लड़की की मौत होती है जिसकी हेल्प टेहुन ने की थी, जिसकी मौत देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत उसे इमोशनली अटैच हो चुका होता है। इसलिए ये सारा गुस्सा निकालता है उस पर्सन पर कि वही ये सब कुछ कर रहा होगा, क्योंकि उसके गायब होने के बाद ही ये सब कुछ हुआ होता है। यहाँ तक कि ये तो उसे मारने के लिए गन भी निकाल लेता है और उसे एक ही बात पूछता है कि उसने उन सबको मारा है या नहीं। बट इससे पहले ये गुस्से में उसे मारता ठीक यहीं पर आता है ऑफिसर पार्क, जिसके हाथ में वो DNA रिपोर्ट होती है जिसके हिसाब से उस पर्सन का DNA उस स्पर्म के DNA से मैच नहीं करती, जिससे ये और भी गुस्सा हो जाता है और किसी तरह से उसे मारना उसके लाइफ का मेन पर्पस होता है फॉर नाउ, जिसके लिए वो उसे ट्रेन के सामने में फेंक देता है ताकि वो ट्रेन से कट कर मर जाए। बट वो पर्सन बच जाता है दूसरे साइड में जाकर। और ट्रेन के जाने के बाद जब वो पर्सन यहाँ से भागने लगता है तो टेहुन उसे मारने के लिए उस पर फायर करता है, जिसे रोकने के लिए आगे आता है मिस्टर पार्क और उस पर्सन की जान बच जाती है। और कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 2003 में, जहाँ पर ऑफिसर पार्क ठीक उसी पहली क्राइम सीन के पास जाते हैं जैसे कि वो आज भी उस केस को भुला नहीं पाए हों। और सेम उसी नाली के नीचे देखते हैं जहाँ पर इन्हें उस पर्सन की डेड बॉडी मिली थी, जिसके बारे में जब ये एक लड़की उनसे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं तो ये उसको कुछ ठीक से आंसर नहीं दे पाते और ये पूरी स्टोरी हो जाती है खत्म। और अब बात करते हैं असली केस की, जो कि एग्जैक्टली 1986 में सामने आए थे और सेम पुलिस के पास भी कोई भी सबूत नहीं थी। बट 1984 में एक और मर्डर केस सामने आती है जिसमें ली चुनजेन नाम का एक पर्सन अपनी 18 साल की सिस्टर इन लॉ का रेप करने के बाद उसे मार डालता है और उसकी बॉडी को छुपाने के बाद ये उसी लड़की के डैड के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक करने लगता है, जिसे कुछ दिनों बाद पुलिस अरेस्ट कर लेती है और रेप और मर्डर करने के लिए कोर्ट उसे कैपिटल पनिशमेंट की सजा देती है, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया जाता है उसके वकील के कहने पर। और अभी तक पुलिस को यह बात पता ही नहीं होती कि इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है। और इस इंसिडेंट के 25 साल बाद जब पुलिस उसके DNA को 1986 में हुए मर्डर से मैच करती है तो 4 मर्डर से उसका DNA मैच हो जाता है। और जैसे जैसे पुलिस को और भी सबूत मिलना शुरू होते हैं तो 2019 में जाकर ये फाइनली ये बात कन्फेस करता है कि वो सारे मर्डर्स उसी ने किए हैं, जिनमें से सिर्फ एक के लिए उसे सजा होती है अपनी सिस्टर इन लॉ को मारने के लिए। बाकी के केस ऑलरेडी क्लोज हो चुके होते हैं, इसलिए कोर्ट उन्हें इसके लिए सजा नहीं सुनाती। इन टोटल इसने 15 मर्डर्स किए होते हैं, जिनमें से 14 सीरियल किलिंग के अंदर आते हैं क्योंकि उनका कोई भी अता पता नहीं लगा पाया। तो वहीं इसने 30 से भी ज्यादा रेप्स किए होते हैं, जिसको वो 2019 में कन्फेस करता है बाकी मर्डर्स के साथ। आई डोंट नो व्हाई कोई जज इस तरह के क्रिमिनल को जिंदा रखेगा, बट ये पर्सन आज भी जिंदा है जिसकी उम्र 59 इयर्स है, जिसका एक फेमस नाम है कोरियन जोडियक किलर। एंड एज यूजुअल पूरी स्टोरी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैं लिंक ऐड कर दूंगा। सब्सक्राइब फॉर मोर और कमेंट करके आप मुझे ऐसी ही मूवीज को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उसे एक्सप्लेन करके आप सबको एंटरटेन कर सकूं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड।